नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के इंग्लिश के फर्स्ट टर्म के मॉडल सेट 1 करवाए जा रहे हैं, जो एमसीक्यू टाइप की होगी। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसको पहले देखते हैं। क्या लिखा गया दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40, यानी प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी? 40 होगी, 40 होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा इंस्ट्रक्शन देखते हैं। क्या लिखा गया? ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कितना का? 1 अंक का। ठीक है, चलिए तीसरा इंस्ट्रक्शन देखते हैं। क्या लिखा गया? 4 ऑप्शंस आर गिवन। 4 विकल्प दिए जाएंगे। कितने? 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। छात्रों से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करने की अपेक्षा की जाती है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सभी प्रश्न अनिवार्य यानी कंपल्सरी है। ठीक है दोस्तों, नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। गलत उत्तर के कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। दोस्तों, सारा प्रश्न का उत्तर आप लोग करके आइएगा, कोई भी मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, श्योर रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, क्या लिखा गया है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। निम्नलिखित गद्यांश यानी पैसेज को पढ़िए और 1 से 5 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? हाफिज कंट्रैक्टर वॉज बॉर्न इन 1950। हाफिज कंट्रैक्टर का जन्म 1950 में हुआ था। दोस्तों, इस पैसेज में हाफिज कंट्रैक्टर के बारे में बताया गया है, यानी दिस पैसेज इज अबाउट हाफिज कंट्रैक्टर। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं पैसेज में। He did his graduate diploma in architecture from Mumbai in 1975 and completed his graduation from Columbia University, New York, USA on a Tata scholarship। दोस्तों, उन्होंने 1975 में मुंबई से आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला में स्नातक डिप्लोमा किया और टाटा छात्रवृत्ति पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, जो कहां है दोस्तों? यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से किया। ठीक है, वहां से उन्होंने क्या किया? स्नातक की पढ़ाई पूरी की। हाफिज कहां से दोस्तों ग्रेजुएशन किया? दोस्तों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाफिज कंट्रैक्टर कमेंस्ड हिज कैरियर विथ टी खरेघाट एज एन अप्रेंटिस आर्किटेक्ट and in 1977 he became the associate partner in the same firm। हाफिज कंट्रैक्टर ने अपने करियर की शुरुआत टी खरेघाट के साथ एक अप्रेंटिस आर्किटेक्ट के रूप में की और 1977 में वह सहयोगी भागीदार बन गए। दोस्तों, यहां कमेंस वर्ड का यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है शुरुआत। क्या होता है? शुरुआत यानी स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? बिटवीन 1977 एंड 1980 हाफिज वॉज ए विजिटिंग फैकल्टी एट द एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। दोस्तों, 1977 से 1980 के बीच हाफिज एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई में विजिटिंग फैकल्टी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पारा में देखते हैं क्या लिखा गया दोस्तों। His practice had modest beginnings in 1982। कब दोस्तों? 1982 with a staff of 2। 1982 में 2 कर्मचारियों के साथ उनके अभ्यास की शुरुआत मामूली थी। टुडे द फर्म हैज ओवर 350 एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग सीनियर एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, ड्राफ्ट्समैन, अ सिविल इंजीनियरिंग टीम एंड आर्किटेक्चरल सपोर्ट स्टाफ। दोस्तों, आज फर्म में 350 से अधिक एम्प्लॉइज यानी कर्मचारी है, जिनमें सीनियर एसोसिएट्स मतलब वरिष्ठ सहयोगी, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, ड्राफ्ट्समैन, एक सिविल इंजीनियरिंग की टीम और आर्किटेक्चरल सपोर्ट स्टाफ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा करते हैं पैसेज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं, उसका सही आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दिस पैसेज इज अबाउट। यह पैसेज किसके बारे में है? मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, दिस पैसेज इज अबाउट हाफिज कंट्रैक्टर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हाफिज कंट्रैक्टर। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980। 1977 से 1980 के बीच क्या हुआ था दोस्तों? हाफिज अक्सर एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई जाते थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, हाफिज ऑफन विजिटेड एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? हाफिज डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम। हाफिज ने ग्रेजुएशन कहां से किया था दोस्तों? मैंने बताया था ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। कहां से ग्रेजुएशन किया था दोस्तों? कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? हु आर अमंग द 350 एम्प्लॉयज ऑफ हाफिज फार्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्प में हाफिज की फार्म के 350 कर्मचारियों में से कौन है? दोस्तों हाफिज के फार्म में 350 से अधिक एम्प्लॉयज यानी कर्मचारी थे, जिनमें इंटीरियर डिजाइनर्स भी थे, ड्राफ्ट्समैन भी थे और आर्किटेक्ट्स भी थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी ऑप्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज अ सिनोनिम ऑफ स्टार्टेड। दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्टार्टेड का सिनोनिम यानी पर्यायवाची है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, कमेंस्ट। क्या? कमेंस्ट। ठीक है दोस्तों, स्टार्टेड वर्ड स्टार्ट से बना है, जिसका मतलब होता है आरंभ करना यानी शुरू करना। इस वर्ड का सिनोनिम यानी स्टार्ट का पर्यायवाची शब्द कमेंस या बिगिन होता है, दोनों का मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, चलिए दोस्तों और एक पैसेज दिया गया, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 10। निम्नलिखित गद्यांश यानी इस पैसेज को पढ़िए और 6 से 10 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए दोस्तों पैसेज को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। The ancient Nalanda was a center of learning from the 5th century CE to 12th century CE। प्राचीन नालंदा यानी द एंशिएंट नालंदा 5वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक ए सेंटर ऑफ लर्निंग यानी शिक्षा का केंद्र था। क्या था दोस्तों? ए सेंटर ऑफ लर्निंग यानी शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ दोस्तों देखते हैं। लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर बिहार इंडिया, नालंदा वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी वर्तमान में राजगीर बिहार भारत में स्थित नालंदा दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। ठीक है, एंड यूनेस्को डिक्लेयर्ड द रुइंस ऑफ नालंदा महाविहारा अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यूनेस्को ने नालंदा महाविहार के खंडहरों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। दोस्तों यहां डिक्लेयर का यूज किया गया है। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना यानी अनाउंस करना। ठीक है, चलिए दोस्तों लास्ट लाइन पढ़ते हैं। क्या लिखा गया? द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इनविसाइज्ड एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग। नए नालंदा विश्वविद्यालय की परिकल्पना अंतर सभ्यतावादी संवाद के केंद्र के रूप में की गई है। दोस्तों यहां एक वर्ड यूज किया गया है इनविसाइज, जिसका मतलब होता है परिकल्पना करना यानी इमेजिन करना। चलिए दोस्तों पैसेज को आप लोग अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या पूछा गया? चूज ए सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। दिए गए गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक यानी टाइटल का चयन कीजिए। ऑप्शन ए लर्निंग सेंटर, ऑप्शन बी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज, ऑप्शन सी नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों टाइटल एक ही होता है, यानी ये जो पैसेज दिया गया था किसके बारे में था? नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी। क्या? नालंदा यूनिवर्सिटी, बिकॉज दिस स्टोरी इज अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? एंशियंट नालंदा वाज नोन फॉर, एंशियंट नालंदा वाज नोन फॉर, प्राचीन नालंदा किसके लिए जाना जाता था दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एजुकेशन। किसके लिए? एजुकेशन के लिए। ठीक है, एंशियंट नालंदा वाज नोन फॉर एजुकेशन, प्राचीन नालंदा शिक्षा के लिए जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी महत्वपूर्ण है क्योंकि। दोस्तों पैसेज के लास्ट लाइन में इसका आंसर है। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। The new Nalanda University is envisaged as a center of inter-civilizational dialogue। ठीक है, मैंने समझाया था ना कि envisage का मतलब इमेजिन होता है, बस यहां ऑप्शन में envisage चेंज होकर इमेजिन होकर आया है। देखिए यहां पर इट इज इमेजिन लिखा गया। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज इमेजिन एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? सिनोनिम ऑफ डिक्लेयर्ड इज, डिक्लेयर्ड का सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। दोस्तों मैंने पैसेज में ही समझाया था ना कि डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना यानी अनाउंस करना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, अनाउंस। क्या हो जाएगा? अनाउंस्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर, राजगीर बिहार भारत क्यों प्रसिद्ध है?
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। वर्ल्ड का पुराना यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए भी सही होगा। रुइंस ऑफ नालंदा महाविहारा, ये भी होगा। इट्स हेरिटेज साइट यूनेस्को डिक्लेयर किया था ना, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक लेटर दिया गया है, क्या लिखा गया है? एज्यूम योरसेल्फ एज सुमन ऑब्लिक सुनील, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड किरण ऑब्लिक करण, congratulating him on her या his success. Complete the informal letter by choosing suitable given option from 11 to 15. ठीक है, अपने आप को सुमन या सुनील मानकर अपने मित्र किरण या करण को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए उसे या उसकी सफलता पर। उपयुक्त दिए गए विकल्प को चुनकर इस इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र को पूरा करें। ठीक है, चलिए दोस्तों लेटर को पढ़ते हैं और उसका आंसर हम लोग देखते हैं। ठीक है, रांची 24 अक्टूबर 2021, यहां पर 11 नंबर में फिल इन द ब्लैंक से यहां पर देखते हैं क्या भरा जाएगा, यहां का ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, चलिए 11 में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए डियर किरण ऑब्लिक करण, ऑप्शन बी भी है डियर किरण ऑब्लिक करण, ऑप्शन सी दिया गया डियर फ्रेंड, ऑप्शन डी दिया गया नॉन ऑफ द अबव। हम लोग लेटर किसको लिख रहे हैं दोस्तों? दोस्त को ना, जिनका नाम है किरण ऑब्लिक करण। यहां पर ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि यहां पर डी जो दिया गया है ना वो स्मॉल लेटर में दिया गया है, लेकिन ऑप्शन बी में जो डी दिया गया है वो कैपिटल लेटर में यानी बड़े अक्षरों में, और नाम भी बड़े अक्षर से ही होता है ना। यहां पर किरण का के भी बड़ा है और करण का भी के बड़ा है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डियर किरण ऑब्लिक करण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। चलिए लेटर में देखते हैं 12 में क्या लिखा गया है? I saw your name dash the first divisioners, मैंने आपका नाम डैश प्रथम श्रेणी में देखा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा गया है? अपॉन, बिटवीन, among, over। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, among। क्या हो जाएगा? among। ठीक है, I saw your name among the first divisioners, मैंने तुम्हारा नाम प्रथम श्रेणी के लोगों में देखा। ठीक है, चलिए लेटर को देखते हैं 13 में क्या दिया गया है। So please accept my heartiest congratulations on your grand dash। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। सक्सेस, सक्सेसफुल, सक्सेस, यहां पर सक्सेस का स्पेलिंग देखिए गलत दिया गया है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन सी में सक्सेस का स्पेलिंग गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, सक्सेस। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सक्सेस होगा। यहां पर सक्सेस का स्पेलिंग सही दिया गया। ठीक है, चलिए लेटर में देखते हैं 14 में क्या दिया गया है। एज वी सो सो शैल वी डैश, एज वी सो शैल वी डैश। यहां पर कैसा होगा? एक कहावत है दोस्तों, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या लिखा गया है 14 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, रीप। क्या? रीप। एज वी सो शैल वी रीप, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। चलिए 15 देखते क्या दिया गया है। प्लीज कन्वे माई बेस्ट कंप्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स डैश सुमन ऑब्लिक सुनील। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा गया है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, योर लविंग फ्रेंड। कौन है दोस्तों? योर लविंग फ्रेंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 16 to 17। 16 से 17 में दिए गए विकल्प में से उपयुक्त क्रिया चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या दिया गया है। बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, बेबीज क्या करते हैं दोस्तों जब वे लोग भूखे होते हैं? रोते हैं ना। यहां बेबीज है दोस्तों, यानी बेबी का प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए प्लूरल के साथ क्या लगता है दोस्तों? वर्ब का पहला फॉर्म, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्राई। क्या हो जाएगा? क्राई। अगर यहां पर बेबीज की जगह बेबी होता तो क्या हो जाता दोस्तों? क्राइज हो जाता। क्या हो जाता है? क्राइज हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? व्हाट टाइम डैश, व्हाट टाइम डैश। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, डज द ट्रेन लीव, डज द ट्रेन लीव। दोस्तों व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, यानी किस टाइम यानी समय ट्रेन छूटती है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना दोस्तों, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बिना डू डज का प्रश्न बनता ही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 18 to 20।
क्वेश्चन नंबर 18 से 20 में दिए गए विकल्प में से उपयुक्त मॉडल चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 18 से 20 को हम लोग पढ़ते हैं और उसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा गया है? सीमा एंड आकाश डांस वेल। सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल। यहां पर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए दोस्तों। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कैन। क्या हो जाएगा? कैन। सीमा एंड आकाश कैन डांस वेल। सीमा और आकाश अच्छा डांस कर सकते हैं। जब भी कोई काम आप 100% कर सकते हैं ना, तो उसमें किसका यूज किया जाता है दोस्तों? कैन का। कब? जब आप लोग 100% कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। क्या पूछा गया है? डैश गॉड ब्लेस यू। क्या पूछा गया? डैश गॉड ब्लेस यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है दोस्तों, जब आप किसी को विश करते हैं तो मे का यूज किया जाता है। किसका? मे का। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। क्या? मे यू लिव लॉन्ग। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड फुलफिल योर विशेस। जितने टाइप की विशेस है उसके पहले आप लोग क्या लगाइएगा दोस्तों? मे का यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? यू डैश पे द टैक्सेस। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मस्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? मस्ट। ठीक है, यू मस्ट पे द टैक्सेस। ठीक है, मस्ट मींस होता है दोस्तों जरूर चाहिए या पक्का चाहिए। मस्ट एक कर्तव्य है दोस्तों, एक फर्ज है। मस्ट के साथ हमेशा क्या लगता है दोस्तों? V1, वर्ब का पहला फॉर्म। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, हम लोगों को टैक्सेस जरूर चुकानी चाहिए। वी मस्ट पे आवर टैक्सेस। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? वी मस्ट पे आवर टैक्सेस। ठीक है, चलिए दूसरा, हम लोग को अभी जरूर स्टडी करना चाहिए। वी मस्ट स्टडी नाउ। ठीक है, ऊपर से तो आपका एग्जाम इंग्लिश का है ना, आप लोग को जरूर करना चाहिए, स्टडी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है? बहुत ज्यादा डर है, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जब तक मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश में बेड़ा जरूर पार करूंगा। ठीक है, आप लोग बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच, ताकि झारखंड के कोई भी बच्चे इंग्लिश में ना फेल हो पाए। ठीक है, इंग्लिश में कोई भी बच्चे फेल ना हो पाए। तो आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। Fill in the blanks by choosing suitable non-finite from the given option from 21 to 23। 21 से 23 में दिए गए विकल्प में से उपयुक्त नॉन फाइनाइट चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा गया देखते हैं। सी इज टू वीक डैश। यहां पर TOO दिया गया। क्या दिया गया? TOO। इसका मतलब होता है दोस्तों जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा हमेशा नेगेटिव चीज होता है। जैसे वह जरूरत से ज्यादा मोटी है, वह जरूरत से ज्यादा पतली है ना, वह जरूरत से ज्यादा कमजोर है, इसलिए वह चल भी नहीं सकती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सी इज टू वीक टू वॉक। क्या होगा? सी इज टू वीक टू वॉक। वह जरूरत से ज्यादा कमजोर है इसलिए चल भी नहीं सकती है। ठीक है, हमेशा सी इज टू वीक के बाद ना टू लगता है। क्या लगता है? TO2, उसके बाद V1 लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट नहीं हुआ, ऑप्शन बी हो गया, क्योंकि उसके आगे टू लगा हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं क्या पूछा गया है। डैश जॉब इज नॉट इजी। डैश जॉब इज नॉट इजी। ये प्रश्न दोस्तों जीरंड से है। किससे है दोस्तों? जीरंड। किससे? जीरंड से। ठीक है दोस्तों, यानी जीरंड का मतलब होता है वर्ब के साथ ING लगाकर बना दीजिए इसको। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन में ING फॉर्म किसमें? ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग जॉब इज नॉट इजी। नौकरी पाना आसान नहीं है। ठीक है, और कुछ जीरंड का एग्जांपल्स देख लेते दोस्तों जो आपके एग्जाम में एकदम आएंगे। ठीक है, जैसे टेलिंग लाइज इज अ सीन। टेलिंग लाइज इज अ सीन। झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। गोइंग एब्रॉड इज नॉट एन इजी वर्क। विदेश जाना कोई आसान काम नहीं है। गोइंग एब्रॉड इज नॉट एन इजी वर्क। ठीक है, अगला, फाइंडिंग फॉल्ट इज इजी। फाइंडिंग फॉल्ट इज इजी, यानी दोष खोजना आसान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते। क्या लिखा गया है? डैश इज इंजरियस टू हेल्थ। ये भी ING फॉर्म लगाकर बना दीजिए दोस्तों। यहां पर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक ही ING फॉर्म है ना। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। ठीक है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, चलिए और एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को पढ़ते हैं। ठीक है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो फ्रॉम 24 to 27। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और 24 से 27 तक के प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिए। ठीक है, ये पैसेज दोस्तों आप लोगों के बुक से लिया गया। ठीक है, ऊपर जो पैसेज बनाए थे ना
वो बुक से नहीं था, ये आप लोगों का पढ़ा हुआ है, बुक से लिया गया है। ये जो लेसन लिया गया ना दोस्तों, उसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिनके लेखक खुद दोस्तों नेल्सन मंडेला है, क्योंकि ये नेल्सन मंडेला का ना ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, क्या पूछा गया है। हु इज नरेटिंग द अबव लाइंस, उपरोक्त पंक्तियों का वर्णन कौन कर रहा है? खुद ना नेल्सन मंडेला ने ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नेल्सन मंडेला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। इट इज अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन, यह मानवीय गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी की जीत है, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए, इट इज ऑफ इक्वलिटी यानी समानता है, इट इज ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का, इट इज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्टेड यानी स्वाभिमान का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते, क्या लिखा गया है। What does distinguished mean in the passage? What does distinguished mean in the passage? यहां पर distinguish का मतलब क्या है इस पैसेज में? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, रिस्पेक्टेड। क्या? रिस्पेक्टेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है। Who were the honored guest? सम्मानित अतिथि कौन थे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, वर्ल्ड लीडर्स। कौन? वर्ल्ड लीडर्स। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 28 टू 31। ठीक है, दिए गए प्रश्नों के लिए क्वेश्चन नंबर 28 से 31 तक सही विकल्प का चयन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 28 को क्या लिखा गया है। Why was the young seagull afraid to fly? यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था? ऑप्शन ए, बिकॉज ही हैड शॉर्ट विंग्स, क्योंकि उसके पंख छोटे थे। ऑप्शन बी, बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, क्योंकि उसने सोचा था कि उसका विंग्स उसका साथ नहीं देगा। ऑप्शन सी, बिकॉज ही सॉ वास्ट सी बीनेथ हिम, क्योंकि उसने अपने नीचे विशाल समुद्र को देखा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। ठीक है, बोथ बी एंड सी। ठीक, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते, क्या लिखा गया है। व्हाट डिड लैंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, डाकघर के कर्मचारियों के बारे में लैंचो क्या सोचता था? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डिसऑनेस्ट पीपल। क्या? डिसऑनेस्ट पीपल यानी बेईमान लोग। दोस्तों यहां पर अगर ए बंच ऑफ क्रूक अगर ऑप्शन में रहता ना डिसऑनेस्ट पीपल की जगह, तो वह भी सही उत्तर होता है, क्योंकि लैंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को ए बंच ऑफ क्रूक्स बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बेईमान लोग यानी डिसऑनेस्ट पीपल। क्योंकि लैंचो 100 पैसोस, कितना? 100 पैसोस गॉड से हेल्प में मांगता है, जबकि उनको मिलता कितना है? 70 पैसोस। इसलिए उन्होंने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को ए बंच ऑफ क्रूक के नाम से बोला। ठीक है, यानी डिसऑनेस्ट पीपल मानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है। Who was Annie's best friend? Who was Annie's best friend? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, किटी। कौन? किटी। ठीक है, किटी एनी की बेस्ट फ्रेंड थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। Which of the given poem is written by Robert Frost? Which of the given poem is written by Robert Frost? दिए गए कविता में से कौन कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है? दोस्तों आप लोगों के बुक में दो कविताएं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, पहला डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा फायर एंड आइस। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा गया है। ऑप्शन में मिलेगा फायर एंड आइस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर यहां पर डस्ट ऑफ स्नो रहता है, फायर एंड आइस रहता तो ये दोनों होता, क्योंकि ये दोनों कविताएं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया देखते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो फ्रॉम 32 टू 35। ठीक है दोस्तों, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और क्वेश्चन 32 से 35 तक का उत्तर दीजिए। दोस्तों क्या लिखा गया? He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। दोस्तों यह एक्सट्रैक्ट ए टाइगर इन द जू पोएम से लिया गया है, जिनके कवि लेस्ली नॉरिस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया? Who has written these lines? अभी मैंने बताया ना, लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया ये लाइंस, यानी ये कविता लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया? Who is he in these lines? इन पंक्तियों में ही कौन है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, टाइगर। कौन? टाइगर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है? व्हाट डज प्लम्प मीन? यहां पर प्लम का मतलब क्या है, प्लम का अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, फैट। क्या? फैट। फैट मीन्स मोटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है? वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट?
यहां ही का मतलब टाइगर है दोस्तों। टाइगर को यानी बाघ को कहां होना चाहिए इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। कहां? जंगल में होना चाहिए। कहां? जंगल में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। क्या लिखा गया है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 36 to 40। ठीक है, चलिए 36 से 40 तक का उत्तर देखते हैं क्या लिखा गया है। जो आप लोग बुक से, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन 36 से जो 40 तक है ना, ये आपके बुक से, ठीक है, बुक 1 और बुक 2 दोनों से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 36 में क्या लिखा गया है? व्हाट मेड द थीफ कम बैक टू अनिल? किस वजह से चोर अनिल के पास वापस आया? यह क्वेश्चन दोस्तों द थीफ्स स्टोरी से पूछा गया है, जिनके लेखक रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, बोथ 1 and 2, यानी ए और बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अनिल्स ऑनेस्टी यानी अनिल की ईमानदारी को देखकर, क्या अनिल का जो ईमानदारी था उसको देखकर ये जो चोर है वापस आ गया था, और थोड़ा खुद भी गिल्ट फील किया था। ठीक है, ऑप्शन बी हिज गिल्ट फीलिंग, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी दोनों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? मिसेस पंफ्रे इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट बिकॉज। मिसेस पंफ्रे ट्रिकी की बीमारी के लिए जिम्मेदार है क्योंकि? ऑप्शन ए सी ओवरफेड हिम, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था? सी ऑफर्ड हिम वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, वो उसे बहुत टाइप्स की फूड दिया करती थी। ठीक है, ऑप्शन बी सी ट्रीटेड हर बैडली, वह ट्रिकी के साथ बुरा बर्ताव करती थी। एकदम नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ट्रिकी को वह जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। ठीक है, ऑप्शन सी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, वो ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करवाती थी, जिसकी वजह से ट्रिकी क्या हो गया दोस्तों? मोटा गया था ना, और ज्यादा बीमार भी पड़ गया था। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। सी ऑफर्ड हिम वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स एंड सी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में ऑप्शन ए सुधर कर नहीं आया तो आप लोग ऑप्शन सी को टिक करके आइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? हु इज मिसेस पंफ्रे? मिसेस पंफ्रे कौन है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑनर ऑफ द डॉग, डॉग की मालिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? व्हाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल? चोर ने अनिल के लिए क्या काम किया? ये जो चोर था ना हरीश सिंह, वह अनिल के लिए क्या क्या काम करता था दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। पहला, द थीफ यूज्ड टू मेक टी फॉर अनिल, चोर अनिल के लिए चाय बनाता था। द थीफ यूज्ड टू गो टू मार्केट, चोर बाजार भी जाता था। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ए और बी दोनों का दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्या पूछा गया है? व्हाट डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? इस स्टोरी यानी थीफ्स स्टोरी में आई किसको रेफर किया गया है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, हरीश सिंह। कौन? हरीश सिंह को। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सेट 1 के सारे 40 MCQ क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।